नमस्कार, मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये मेरी सिविल जज एडीपीओ की ऑफलाइन क्लास है जिसका आपको ऑनलाइन वीडियो अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो बच्चे बैठे हुए हैं। तो जैसा कि हमने कल ये वीडियो शुरू किया था, तो हमने कल बताया था आईपीसी 1860 और बलात्कार पर ही हमारा वीडियो था आपका, और वीडियो क्रमांक हमारा कौन था आपका, भाग ए था, है ना। तो धारा 375 पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई थी। 375 में हमने केवल इतना ही बता पाया था कि बलात्कार संघ क्या है, और दूसरी हमने बताई थी कि बलात्कार जो है वो किन 7 परिस्थितियाँ हैं जिनमें अगर किसी स्त्री संग जो है वो बलात्कार संघ किया जाता है तो वो बलात्कार संघ की परिभाषा में आएगा या मैथुन किया जाता है। चलिए हम उसके आगे चलते हैं। तो धारा 375 का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। धारा 375 के जो है वो में कितने अपवाद दिए गए हैं, ये क्वेश्चन बना है एग्जाम में। तो धारा 375 में 2 तरह के अपवाद दिए गए हैं, 2 अपवाद दिए गए हैं। पहला अपवाद हम देखते हैं तो किसी चिकित्सीय प्रक्रिया के दौरान जो है अंतर प्रवेशन से जो है वो बलात्कार संघ गठित नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत सारी मेडिकल जांच होती हैं जिनमें जो है वो योनि, मूत्रमार्ग या गुदा या मुंह के अंदर जो है वो हाथ डालने की क्रिया डॉक्टरों द्वारा या मेडिकल स्टाफ द्वारा की जाती है। तो इस तरह की क्रिया यदि हम देखें तो धारा 375 के जो खंड है का से लेकर के घा तक में, तो उसमें ये बलात्कार संघ की परिभाषा में आ सकता है। तो इसलिए अब बाद में लिख दिया गया है कि अगर मेडिकल जांच के दौरान या चिकित्सा के दौरान जो है वो यदि इस तरह की कोई क्रिया की जाती है तो वो बलात्कार संघ की श्रेणी में नहीं आएगी। चलिए चलते हैं इसका दूसरा इसका अपवाद जो बड़ा महत्वपूर्ण अपवाद है और काफ़ी विवादित भी है। तो उससे एक क्वेश्चन उठता है कि क्या किसी पुरुष द्वारा अपनी विवाहिता पत्नी के संग जो है वो मैथुन या यौन क्रिया जो है वो बलात्कार संघ है क्या। तो ये क्वेश्चनवाची चिन्ह है। तो क्या कोई पुरुष अपनी पत्नी के संग, है ना, वो बलात्कार संघ का अपराधी हो सकता है, बलात्कार संघ कर सकता है। तो इसका आंसर क्या है, हाँ में है ना। हाँ, यदि पत्नी की आयु कितनी है, 15 वर्ष से कम है। यदि पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम है और विवाहित पुरुष द्वारा उसके संग जो है वो मैथुन या यौन क्रिया की जाती है तो ये बलात्कार संघ की श्रेणी में आती है। अब इसी बात को लेकर के एक बहुत ही चर्चित टॉपिक है आपका, इस टॉपिक को ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, तो वो है वैवाहिक बलात्कार। तो एक प्रकार से जो हमारे देश में काफ़ी लंबे समय से एक ये मांग की जा रही है कि बहुत सारी ऐसी विवाहित महिलाएं हैं जिनके साथ उनके पति द्वारा जो है वो एक प्रकार से अनावश्यक रूप से बिना इच्छा के, बिना सहमति के जो है वो संभोग किया जाता है, तो उसको भी जो है बलात्कार संघ की श्रेणी में माना जाना चाहिए। लेकिन जो हमारा न्यायिक दृष्टिकोण है वो इसके जो है पक्ष में नहीं है, क्योंकि यदि एक तरह से यदि हम वैवाहिक बलात्कार संघ को अगर हम मान्यता दे देते हैं तो इसमें एक प्रकार से सामाजिक विघटन जो हमारी वैवाहिक संस्था है उसके जो है खतरे में जाने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन यदि हम देखते हैं कि हमारे देश में कानूनी स्थिति क्या है, तो निसंदेह रूप से आंशिक रूप से जो है वो वैवाहिक बलात्कार या जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं मैरिटल रेप, तो मैरिटल रेप की जो है वो को लागू किया गया है। बशर्ते उसके लिए क्या है कि स्त्री की आयु जो है वो, पत्नी की आयु कितनी होनी चाहिए, 15 वर्ष से कम हो। तो अगर 15 वर्ष या इससे अधिक है तो उन मामलों में पति द्वारा अपनी पत्नी के संग की गई यौन क्रिया या मैथुन जो है वो बलात्कार संघ की श्रेणी में नहीं आएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं धारा 376 की। तो ये धारा आपके एग्जाम में पूछी गई है कि बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान जो है वो किस धारा में किया गया है, तो धारा 376 में बलात्कार संघ के लिए दंड। अब हम मोटे रूप से अगर देखते हैं तो इससे एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो हमारे 2013 में एक संशोधन किया गया था, है ना, तो दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 की धारा 9
के द्वारा क्या किया गया है कि धारा 376 के स्थान पर एक नई धारा जो है वो क्या की गई है, प्रतिस्थापित की गई है, प्रतिस्थापित की गई है। माने उस धारा को हटा करके उस धारा के स्थान पर जो है वो एक नई धारा जो है वो रख दी गई है। तो ऐसा कब किया गया है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 की धारा 9 के द्वारा जो है वो धारा 376 को जो है वो एक प्रकार से पुरानी धारा को उठा करके उसके स्थान पर नई धारा जो है वो रख दी गई है, अर्थात प्रतिस्थापित कर दी गई है। अब हम बात करते हैं दंड की। तो जो बलात्संग का जो सिंपल दंड है ना, इसमें दंड के 2 प्रकार हैं, 2 तरह से दंड बताया गया है। तो हम यहाँ पे जो सिंपल दंड है उसकी हम बात करते हैं। ये दंड एग्जाम में पूछा भी गया है आपका। तो दंड क्या है, न्यूनतम 10 वर्ष तक का जो है वो कठोर कारावास, जो कहाँ तक हो सकता है, जो आजीवन कारावास तक हो सकता है। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि आजीवन कारावास का मतलब है कि मृत्यु तक कारावास। कहाँ तक, मृत्यु तक कारावास। और जुर्माना भी, और एक चीज़ हम और बता दें कि जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं बलात्संग से संबंधित, तो अभियुक्त पर जो जुर्माना लगाया जाता है तो उसके संबंध में ये स्पष्ट रूप से धाराओं में ही लिख दिया गया है कि जो जुर्माने से जो राशि प्राप्त होगी उसका उपयोग क्या होगा, उसका उपयोग यदि महिला को जो बलात्संग की शिकार हुई है उसकी चिकित्सीय खर्चे के लिए होगा, है ना, जो उसका मेडिकल खर्चा आता है उसके लिए होगा। और जो शेष राशि बचती है वो किसको दे दी जाएगी, उसी पीड़ित महिला को जो है वो दे दी जाएगी। चलिए हम आगे चलते हैं। तो अगली धारा जो ये विभिन्न धाराएँ हैं आपकी, ये बाद में जोड़ी गई हैं। तो हम बात करते हैं धारा 376A की। तो इसमें क्या है, तो पीड़िता की मृत्यु कारित करने या लगातार निष्क्रिय स्थिति में बने रहने के लिए परिणाम उत्पन्न करने के लिए दंड। माने अगर बलात्संग इस प्रकार से किया गया है कि उस दौरान जो है वो बलात्कारियों द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है जिससे इस स्त्री की जो है वो क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, या स्त्री के संग ऐसी कोई कार्रवाई की गई है जिससे स्त्री जो है वो एक प्रकार से चेतन शून्य हो गई है ना, एक प्रकार से लंबे समय के लिए, लगातार समय के लिए जो है वो क्या हो गई है, जो है वो निष्क्रिय हो गई है। क्या हो गई है, निष्क्रिय हो गई है। तो यदि ऐसी स्थिति में दंड का क्या प्रावधान है, तो ये पूछा गया एग्जाम में, दंड का प्रावधान कितना है, न्यूनतम दंड जो कितना हो सकता है 20 वर्ष, माने 20 वर्ष से दंड जो है वो कम नहीं होगा। ये दंड किस तरह का होगा, ये दंड जो है वो कठोर होगा, या आजीवन कारावास तक, है ना, या आजीवन कारावास या मृत्युदंड, या मृत्युदंड। तो एक प्रकार से हम देखते हैं कि बलात्संग के मामले में पहली बार जो है वो धारा 376A जो है वो अभियुक्त को जो है वो के संबंध में मृत्युदंड या अर्थात फांसी का भी प्रावधान करती है। फिर हम आगे चलते हैं। अगली धारा कौन सी आपकी, धारा 376AB, 376AB। तो इसमें कहा गया है कि 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग के लिए दंड। यदि इस स्त्री से बलात्संग किया गया है उसकी आयु कितनी है, 12 वर्ष से कम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका कि 376AB में स्त्री की आयु जो है वो कितनी है, तो कितनी है, 12 वर्ष से कम। यदि 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ जो है वो बलात्कार किया जाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान वही है जो धारा 376A में है, जो धारा 376A में है। तो हम दंड को रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं कि इसके लिए दंड का प्रावधान क्या है, तो वही दंड है जो धारा 376A में है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो अगली धारा हम लेते हैं धारा 376B, 376B। तो पृथक रहने के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के संग मैथुन करना। क्या है, पृथक रहने के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के संग मैथुन करना। तो यदि न्यायालय के पृथक्करण डिग्री के अधीन या किसी अन्य प्रावधान के अधीन कोई महिला जो है अपने पति से जो है वो अलग रह रही है, पृथक रह रही है, और इस दौरान अगर पति द्वारा जो है वो अपनी पत्नी के संग जो है वो मैथुन किया जाता है तो ये भी जो एक प्रकार से दंडनीय है। इसका दंड क्या है, 2 वर्ष तक का कारावास, है ना, कारावास दोनों प्रकार का हो सकता है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कारावास जो है वो सादा भी हो सकता है या कठोर भी हो सकता है। दूसरा, कहाँ तक हो सकता है दंड, तो दंड 2 वर्ष तक, न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम कितना हो सकता है, 7 वर्ष तक हो सकेगा, और जुर्माना भी, और जुर्माना भी। तो चलिए हम अगली धारा चलते हैं। अगली धारा कौन सी है हमारी, 376C। तो ये बोलती है कि प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा मैथुन। तो यदि किसी स्त्री के संग
किसी प्राधिकारवान द्वारा जो मैथुन किया जाता है वो अगर बलात्संग की श्रेणी में नहीं आता है तो क्या दंड का प्रावधान होगा। तो हमको इसके अंदर नहीं जाने की कोशिश करना है, क्योंकि इससे अंदर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि 376C में क्या है, प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा मैथुन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अब हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, ये धारा एग्जाम में आपकी आई है, ये इस तरह से आई है कि कौन सी धारा में जो है वो सामूहिक बलात्संग या सामूहिक बलात्कार या अंग्रेजी में बोलेंगे तो गैंग रेप, तो किस धारा में जो है वो गैंग रेप को दंडित किया गया है, किस धारा में गैंग रेप को दंडित किया गया है। तो वो कौन सी धारा है आपकी, धारा 376D है। तो गैंग रेप जो है डेंजर अपराध है ना। तो क्या है, डेंजर अपराध, और डेंजर की स्पेलिंग में सबसे पहले क्या आता है, डी आता है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि 376D में क्या है, गैंग रेप है, 376D में गैंग रेप है। और यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत भी दिया गया इसमें कि धारा हमारी जो 376D है ये आपका जो है प्रतिनिधित्व सिद्धांत से संबंधित है, प्रतिनिधित्व दायित्व के सिद्धांत से संबंधित है। प्रतिनिधित्व दायित्व का सिद्धांत ये बोलता है कि भले ही किसी व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया है, कोई काम दूसरे व्यक्तियों ने किया है, लेकिन उस काम के लिए जो है वो उसको भी उत्तरदायी माना जा रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसी बात आई है, अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि कौन सी धारा जो है वो प्रतिनिधित्व दायित्व के सिद्धांत से संबंधित है। तो कौन सी धारा संबंधित है आपकी, 376D। या गैंग रेप से कौन सी धारा संबंधित है, 376D। अब इसमें क्या कहा गया है, तो जहाँ समूह को गठित करने वाले, माने कि कोई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, भाई समूह के लिए क्या जरूरी है, एक व्यक्ति समूह नहीं बना सकता, तो समूह के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक हैं, कम से कम 2 व्यक्ति आवश्यक हैं, अधिक व्यक्ति कुछ भी हो सकते हैं। तो जहाँ समूह को गठित करने वाले या समान आशय के अग्रसरण में, समान आशय के अग्रसरण में, समान आशय को बढ़ाने में, यदि किसी एक व्यक्ति द्वारा या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा, है ना, किसी स्त्री के साथ जो है वो क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, बलात्संग किया जाता है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये गैंग रेप कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, गैंग रेप या सामूहिक बलात्कार कहलाएगा। और कठोर अपराध है, तो इसके लिए दंड का प्रावधान देखते हैं। दंड कितना है, न्यूनतम 20 वर्ष तक का कठोर कारावास, माने कम से कम जो कारावास है वो 20 वर्ष से कम नहीं होगा, 20 वर्ष से कम नहीं ही होगा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कम से कम कितना कारावास हो सकता है, तो कम से कम कितना हो सकता है, 20 वर्ष तक का कठोर कारावास हो सकता है, या जो कहाँ तक जा सकता है, आजीवन कारावास तक जा सकता है। और आजीवन कारावास का मतलब यहाँ पर साफ रूप से लिख दिया गया है कि बलात्कारी की मृत्यु तक, बलात्कारी की मृत्यु तक, और जुर्माना, और हाँ और क्या है, जुर्माना। तो इसका दंड पूछा जा सकता है, या सामूहिक बलात्संग किस धारा में ये पूछा जा सकता है, या कौन सी धारा जो है वो समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जो है वो निर्धारित करती है, तो धारा 376D करती है। चलिए हम आगे चलते हैं, अगली धारा कौन सी है आपकी, धारा 376A। धारा 376A, तो इसमें क्या कहा गया है कि 16 वर्ष से कम आयु की, है ना, 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ जो है वो सामूहिक बलात्संग का दंड। तो यदि सामूहिक बलात्कार किया गया है और जो पीड़िता है इसमें, जो स्त्री है, उसकी आयु कितनी है, 16 वर्ष से कम है, तो उस स्थिति में जो है दंड क्या होगा। तो दंड क्या लिखा है, आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का मतलब कि अभियुक्त के मृत्यु तक, और जुर्माना। फिर हम अगली धारा देखते हैं, तो अगली धारा आपकी कौन सी है, 376DB। 376DB, तो दोनों धाराओं में कोई अंतर नहीं है। इन धाराओं में केवल इतना अंतर है कि यहाँ पे 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री है, और इस धारा में जो है वो क्या है, 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री। तो उसको याद रखिएगा, कभी ये आयु वाला प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है कि धारा 376DB में जो है वो स्त्री की आयु कितनी है, तो कितनी है, 12 वर्ष से कम है। तो यदि पीड़िता जो है 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री है और उसके संग जो है वो सामूहिक बलात्कार या गैंग रेप किया जाता है, तो इसके दंड क्या होगा, तो आजीवन कारावास, है ना, जो मृत्यु तक होगा, माने कि जब तक अभियुक्त जो है वो जीवित रहता तब तक उसको कारावास होगा, मरने के बाद तो सबको मुक्ति मिली जाती है। तो यहाँ पे अभियुक्त को मरने के बाद ही मुक्ति मिलेगी। और जुर्माना
और ये अथवा है ना, अथवा यहाँ पे मृत्यु दंड, तो यहाँ पे फांसी सजा प्रावधान है। तो हमने देखा कि यहाँ पे बलात्कार के मामले में जो है 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ पे फांसी के दंड का प्रावधान है। तो उसको आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे जो है वो बलात्कार के मामले में जो है फांसी की सज़ा दी जा सकती है। तो अभी हमारा ये भाग ख़त्म नहीं हुआ है, इसका हमारा अगला भाग होगा, कुछ धाराएँ बची हुई हैं और इसके अलावा बहुत सारे आपके जो निर्णय हैं, न्यायालय के निर्णय हैं, वो भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे कि एक प्रसिद्ध निर्णय है आपका मथुरा रेप कांड का मामला है, आपका जो 2012 का आपका जो है कौन सा मामला है, निर्भया कांड वाला मामला है। तो हम इनकी भी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो हमारा अगला वीडियो कौन सा होगा, आपका भाग 3 होगा, तो उसको आप देखिएगा, क्योंकि ये 3 भाग में हुआ। पहला भाग में क्लास ले चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, वीडियो अवेलेबल है आपका। दूसरा भाग में ये बता रहा हूँ और तीसरे भाग में मैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में चर्चा करूँगा। तो यदि इस टॉपिक को आपको पढ़ना है तो आपके लिए आवश्यक है कि तीनों वीडियो आप जो है वो देख लें। तो चलिए, मैं RK सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा जैसे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूँ और अगले वीडियो तक आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।